सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है कि हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, भारत की नदियों में हम उत्तर भारत की नदियों का अध्ययन कर चुके हैं और दक्षिण भारत में भी हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे। सही है। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि भारत के भूगोल से सभी एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके टीजीटी में, पीजीटी में, नेट, जेआरएफ में, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और जो दिल्ली पीजीटी के फॉर्म अभी आए हुए हैं, डेटल प्रेस भी पीजीटी वाले, उनमें भी भारत के भूगोल से, खासकर भारत की नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और सबसे बता भी दें कि भारत के भूगोल की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चल रही हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के हम टॉपिक की। ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज के टॉपिक की, हम बात करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। वो नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। सही है। पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात कर ली थी। तो आज की जो हमारी पहली नदी है, गोदावरी नदी, बात करेंगे हम दोस्तों गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी के अगर हम उद्गम की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक से और गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। 1465। ये नदी दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। सही ना दोस्तों। एक अध्यारोपित नदी है गोदावरी नदी। कैसी है? अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी है। इसको बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण की गंगा कहेंगे, दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। सही ना। तो इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये दोस्तों दक्षिण भारत के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। मंजरा इसकी एकमात्र दाई सहायिका है। मंजरा नदी इसकी एकमात्र दाई सहायिका है। अगर हम इसकी बाई सहायिका की बात करेंगे पेनगंगा, येनगंगा,
वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा और इंद्रावती। इसके बाद में दोस्तों कृष्णा नदी की बात करेंगे। कृष्णा नदी, इसके उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। अगर हम कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों ये कृष्णा नदी क्या करती है? प्रायद्वीप भारत के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीप भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। और ये जो डेल्टा बनाती है वो पक्षीपाद डेल्टा होता है दोस्तों। पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। इस नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध बना है। नागार्जुन सागर बांध बना है। और ये नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदी इसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाई सहायक नदियों की, है ना। ऐसे लिख लेंगे सहायक नदियां पहले बाई। तो इसमें कौन सी है बाई सहायका? कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, मूसी और भीमा। ठीक है ना दोस्तों। मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद बसा है। हैदराबाद इसके तट पर बसा है, सही ना। और कोयना पर कोयना जल विद्युत संयंत्र बना है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। एमएच का मतलब महाराष्ट्र, सही है। और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा है, सही है।
और अब बात करेंगे इसकी दाई सहायिका। दाई सहायिका इसकी है तुंगभद्रा। सहायिका इसकी दाई कौन सी है? तुंगभद्रा। जो सबसे मेन है उन्हीं की हम बात करेंगे। और ये दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में प्रवाहित होती है। और कर्नाटक में बहती है। लास्ट में क्या है दोस्तों? ये लास्ट में क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गिर जाती है। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी की अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम की, मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों उद्गम। तो कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले के, कोगाडू या कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट पर्वत के, पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी से, सही ना, ब्रह्मगिरी से। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 801 किलोमीटर है। 801 किलोमीटर है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को, और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, सही ना। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी को। और ये दोस्तों एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी है। दोस्तों सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें सदा पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है, यानी कि 12 महीने पानी रहता है। ये सदा नीरा नदी है। होजेकल जलप्रपात का निर्माण तमिलनाडु में करती है। होजेकल जलप्रपात का निर्माण तमिलनाडु में, और भारचुक्की तथा बालमुरा जलप्रपात का निर्माण कर्नाटक में। भारचुक्की तथा बालमुरा जलप्रपात का निर्माण कर्नाटक राज्य में, सही है। और दोस्तों मैसूर पठार पर ये नदी, मैसूर पठार पर शिव समुद्रम तथा श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करती है। द्वीपों का निर्माण करती है, सही है। और दोस्तों इस पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र बना है। शिव समुद्रम
जल विद्युत संयंत्र बना है। कब बनाया गया था ये? 1902 में। ठीक है, तो ये देश का पहला सफल जल विद्युत संयंत्र है। ये कहाँ है? कर्नाटक में। के बाद में मैटूर जल विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य में है। और दोस्तों ये तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के मध्य विवादित है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य विवादित है। बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। बात करेंगे इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो बाई हैं हेमवती और अर्कावती। हेमवती, दूसरी अर्कावती। और दाई सहायिकाएं कौन सी हैं? और दाई सहायिकाएं अमरावती, काबिनी और भवानी। इसके बाद में है दोस्तों महानदी। अगर हम इसके उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले से। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिंघवा पहाड़ी से। रायपुर जिले की सिंघवा पहाड़ी से। महानदी की लंबाई 558 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 558 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है। उड़ीसा में बहती है या प्रवाहित होती है, सही ना? ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है। उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसे पहले उड़ीसा का शोक कहते थे। पहले इसे उड़ीसा का शोक कहते थे। फिर क्या हुआ? इस पे हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध बनने के बाद इसे उड़ीसा का वरदान कहते हैं। बनने के बाद इसे उड़ीसा का वरदान कहते हैं। हीराकुंड बांध की अगर दोस्तों हम बात करें
तो ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध की लंबाई 4800 मीटर है। सही है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। पहले बात करेंगे दाई सहायक नदियों की, फिर बाई की, है ना। दाई सहायक नदियों में इसकी तेल, ओंग, और जोक। तेल इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है ना। ऐसे लिख लेंगे, सबसे लंबी। सबसे लंबी सहायक नदी। बाई सहायिका कौन कौन सी है इसकी? शिवनाथ, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईब। और लास्ट में ये भी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या गिरती है। इसके बाद में है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम उद्गम की बात करेंगे, झारखंड राज्य के रांची पठार से इसका उद्गम होता है ना। झारखंड के रांची पठार से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की लंबाई 400 किलोमीटर है और ये झारखंड पठार पर हुंडरू जलप्रपात बनाती है। झारखंड पठार पर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात बनाती है। ये भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें सोने के कण मिलते हैं। सही है ना। इसमें स्वर्ण कण मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों पेन्नार नदी। अगर हम इसके उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम कर्नाटक राज्य के नंदी पहाड़ी से। कर्नाटक राज्य के नंदी पहाड़ी से। की पेन्नार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है और ये कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है।
इसकी सहायक जो नदियां हैं, सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? पापाग्नि, चित्रावती, पेयेरू। और बाद में दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों आज हमने बात की है दक्षिण भारत की नदियों की। तो इसी के साथ में हमारा भारत की नदियों का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, और अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं या आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, उसी टॉपिक पर हम क्लास बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।